से चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे चुनावी पारा आसमान छूने लगा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आज की पहली बहस हम जल्दी शुरू कर रहे हैं। 2019 के लिए हर दूसरे दिन राजनीतिक पार्टियां मास्टर स्ट्रोक मार रही हैं। पहले बीजेपी ने 10% कोटा देकर मास्टर स्ट्रोक मारा, फिर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारकर मास्टर स्ट्रोक मारा। बीजेपी अभी कुछ सोच पाती, इससे पहले कांग्रेस ने एक और नया मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि अगर 2019 में कांग्रेस सत्ता में आई तो सरकार देश में न्यूनतम आमदनी गारंटी स्कीम लागू करेगी। बहस को शुरू करें इससे पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा रैली में कल। अब हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं उठाया हुआ, और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। इसका मतलब मिनिमम इनकम गारंटी, मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कम से कम न्यूनतम आमदनी हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। मतलब हिंदुस्तान में ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा। और ये हम छत्तीसगढ़ में करेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर प्रदेश में करेंगे। तो मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का, बीजेपी सरकार पिछले 2 सालों से स्कीम बनाती रह गई, विचार करती रह गई और राहुल गांधी ने घोषणा कर डाली। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रोहित चहल जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, शरद कोहली जी इकोनॉमिस्ट हैं, अतिकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे, यासिर जिलानी साहब आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आते हैं, उमाकांत लखेड़ा जी सीनियर जर्नलिस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रोहित जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूं। 2 साल से बड़ी गहन चर्चा चल रही थी सरकार के अंदर यूनिवर्सल बेसिक इसको लेकर, स्कीम को, इनकम को लेकर, लेकिन राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। आपकी स्कीम कहीं ना कहीं चोरी हो गई है। अब अगर बजट में आप लेकर भी आएंगे तो कांग्रेस यही कहेगी कि ये तो हमने पहले ही कहा, इसको देखकर इन्होंने बजट में शामिल किया। देखिए, राहुल गांधी जी और उनका परिवार पिछले 70 सालों से क्या कह रहा है वो देश ने देखा है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी कहाँ हटी? 4 पुश्ते रही, चाहे वो इंदिरा जी से शुरू कर लीजिए, चाहे नेहरू जी से, राजीव जी से, सोनिया जी तक, क्या रहा? कुछ भी नहीं हटी गरीबी। लेकिन आज जब एक गरीब प्रधानमंत्री आए, जिस तरीके से आज आर्थिक, जिस तरीके से इकोनॉमिक जो कंडीशन है देश की इंप्रूव हुई है, अगर आप देखें, अगर फर्जाइल 5 से निकल के देश आज फेवरेट 5 में आया है इन्वेस्टमेंट के लिए। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 134वें पायदान 77वें पायदान पे पहुंचा है। चाहे इन्फ्लेशन रेट जो था 9% था, आज 2.1% पहुंचा है। जिस तरीके से आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मैं उसी पे आ रहा हूं। चर्चा करते रह गए यूनिवर्सल बेसिक आपका जवाब कांग्रेस ने कर डाला। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने वादे किए, झूठे वादे किए, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों से किए। 10 दिन के अंदर राहुल जी ने कहा किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। अरे किसानों का कहां कर्ज माफ? आज किसानों को लाठियां खानी पड़ रही यूरिया के। इतना ही नहीं, कितना 50 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए एकड़। और कर्नाटक का, पंजाब तक में किसानों को ठगने का काम किया। बोला 77,000 करोड़ रुपए। बजट में क्या आप इसको एज ए विजन ला सकते हैं? देखिए, एज ए विजन, देखिए ये विजन है सरकार का। अगर सरकार 2019 में आती है तो हम इस पर काम करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, किसान जो है, वो जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है। गरीब प्रधानमंत्री आज देश के अंदर है। वो प्रधानमंत्री जिसने गरीबी को समझा है, जिया है, और इसीलिए गरीबों के लिए काम कर रहा है लगातार। एक और विषय देखिए, सब आगे बढ़े, इसीलिए आज आरक्षण देकर जो किसी भी जाति के गरीब थे उनको बराबर का अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और जो भी करना पड़ा गरीबों के लिए, चाहे गरीब के घर पे छत लाने से लेकर प्रधानमंत्री अजय उपाध्याय जी, सारे काम प्रधानमंत्री। ठीक है अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस इसको अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही है। मोदी सरकार में चर्चा चलती रह गई, आपने इस पे पहल कर दी और घोषणा कर डाली। 1 फरवरी को बजट आना है, आपने 28 तारीख को इसकी घोषणा कर दी। क्या ये मनरेगा की तरह साबित होगी? 2009 में मनरेगा ने आपको फायदा पहुंचाया था राजनीतिक, तो उसी फायदे की उम्मीद में आपने ये घोषणा करी है। देखिए, 2017 30 जनवरी को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी जो मनमोहन सिंह जी हैं, इसकी अवधारणा को कहीं न कहीं हमारे कांग्रेस के अवधारणा, आर्थिक अवधारणा पत्र में हम लोगों ने इसकी घोषणा की थी। लेकिन उसकी चर्चाएं चलती रही और कल
जिस तरह से राहुल जी ने इसको पब्लिक डोमेन में लाया है, निश्चित तौर पे कांग्रेस का एक जो आधार है ईमानदारी से सबका विकास, गरीबों का विकास, असमानता दूर करने का विकास, हमने उसका प्रयास किया। 71 में आपके इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, वो तो आज तक आप कर नहीं पाए, आपकी सरकारें। मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, रिपोर्ट है, यूएनडीपी का रिपोर्ट है, मेरा नहीं है। यूएनडीपी ने रिपोर्ट में कहा है पिछले 10 साल जो यूपीए की सरकार थी 2005 से और 2015, ये अभी अभी रिपोर्ट सितंबर 2018 में आई है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है 50% रिड्यूस हम लोगों ने पॉवर्टी में किया। लेकिन जहां तक बात अभी ईज डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, इसकी चर्चाएं तो बहुत होती है। हंगर इंडेक्स भारत सरकार का पिछले साल से इस साल 3 पॉइंट नीचे चला गया और यदि तुलना की जाए 2013 की तो 2013 पे औसतन जो पैरामीटर्स है उसमें 63। ये बताइए कि आप नेता सिर्फ चुनावी वादे करते रहेंगे, गरीबों के लिए क्या किया? चुनावी वादा ही साबित हो जाएगा। नहीं, हमने चुनावी वादा कहां से पैसा? हमने चुनावी वादा 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर 1000 मिनिमम भी आप देंगे 27,500 करोड़ हर महीने आएगा कहां से? ये प्रश्न वही मनरेगा का प्रश्न इसी तरह किया जा रहा था कि मनरेगा कैसे चलेगा, और वही प्रधानमंत्री जी है जो बार बार मनरेगा के बारे में क्या क्या चीजें बोलते थे, आज उसी को बैकबोन उकाते हैं। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हमने सिर्फ कहा नहीं है, हमने राइट टू फूड सिक्योरिटी बिल हमने दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो लोग आएंगे उनको भी फायदा मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा तो वो आंकड़ा 97 करोड़ का पहुंचेगा, 97 करोड़। इतना पैसा आप लाएंगे कहां से? इस पर जीडीपी का 5% खर्च होना है। हम लोगों ने ऐसे घोषणा नहीं की है, हमने सर 167 करोड़ जीडीपी का 1.5% होगा ये पैसा। नहीं, ये 5%। हम जो सब्सिडी इतना दे रहे हैं, आप अपना होमवर्क अच्छे से करके आते हैं, मैं ये जानती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 1.5% होगा। इतना आसान नहीं है जितना चुनावी घोषणा आप नेताओं के लिए करना होता है। चुनावी वादे रुक जाइए, मेरे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद है, रुक जाइए, मेरे साथ शरद कोहली जी, रुक जाइए, शरद कोहली जी मेरे साथ मौजूद है। शरद कोहली जी, इकोनॉमिस्ट हैं आप, ये योजनाएं सिर्फ चुनावी वादे हैं, राजनीति है, योजना है, या कानून भी बनाया जा सकता है? क्योंकि विदेशों में ये कानून है, अधिकार है विदेशियों का खाना मिलना या बेसिक इनकम मिलना। हमारे देश में मनरेगा भी गारंटी योजना थी और कल भी राहुल गांधी ने गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, पहली बात तो मैं अभी राहुल गांधी जी की स्पीच सुन रहा था। पहली बात तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कह लीजिए, आप यूनिवर्सल बेसिक स्कीम कह लीजिए, मिनिमम गारंटी इनकम कह लीजिए, सब लगभग एक जैसी चीजें हैं जहां पर आप सीधा पैसा अकाउंट होल्डर के अकाउंट में डालते हैं। ठीक है। मैं ये मानता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब्सिडीज या अन्य कदमों के मुकाबले बेटर है, क्योंकि इसमें लीकेज की चांसेस नहीं होते। आप जिसके हाथ में फायदा पहुंचाने चाहते हैं वहां सीधा पहुंच जाता है। पहली बात तो दूसरे देशों में नहीं है, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि फ्रांस में और भी देशों में, ये फिनलैंड में है, कीनिया में है, और भी देशों में इसको लागू किया गया है। मैं कह ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बाकी देशों में नहीं है, यहाँ पर भी, और भारत में भी। लेकिन वहाँ अधिकार है, वहाँ अधिकार है, यहाँ गारंटी की बात की जा रही है। और भारत में भी तभी होगा ना जब आप कानून बनाएंगे। बिल्कुल, भारत में भी, अजय जी, भारत में भी मध्य प्रदेश में 2010 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, आपको पता नहीं याद है नहीं याद है, इसमें कुछ विलेजेस को छांट के उनमें दिया गया था और वहां इसके फायदे भी दिखाई दिए थे। देखिए, पैसा जो गरीब तबका है, वो पिछड़ा तबका, हम इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की बात करते हैं, वो और गरीब होते जाते हैं। अगर आप उनको उठाना चाहते हैं, हर मिनट यहां पर 44 लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये देश की जो ग्रोथ है वो अपने आप उनको ऊपर धकेल देती है, वो अच्छी बात है, पर बिना कानून लाए आप इसको नहीं कर सकते। आपने जो मेरे से सवाल किया था, कानून इसके लिए आपको मिनिमम गारंटी का लाना पड़ेगा। मैं उसका जवाब दे देता हूं, जो आज जो सब्सिडीज दी जा रही है शोभना, वो करीब जीडीपी की 2% है। उसमें फूड है, फर्टिलाइजर है, और भी आपकी सब्सिडीज है जो आती है। अगर उनको हटा के इसको लाया जाए, मैं समझता हूं ज्यादा कारगर कदम साबित होगा, क्योंकि सब्सिडीज में लीकेज होती है, उसका बेनिफिट नहीं, उसका बेनिफिट सब तक नहीं पहुंच पाता। भी कुछ ऐसे हैं जिसको देने की जरूरत है, उससे देना चाहिए। चलिए, वो एक बात की चर्चा है, मैं पैसे का इंतजाम की बात है, जो जरूरत है, लखेड़ा जी, राम रोटी राजनीति शुरू हो गई है, रुक जाइए,
लखेड़ा जी, राम और रोटी के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। 15 लाख अभी तक अकाउंट में आए नहीं। एक और नई योजना राहुल गांधी की तरफ से बोल दी। नहीं, हमने 15 लाख की बात नहीं की। नहीं, मैं सभी नेताओं की बात कर रही हूँ। मैं नेताओं की बात कर रही हूँ। अजय जी भी कहा है, उनका व्यू मुझे लेने दीजिए। रुक जाइए अजय जी, रुक जाइए। जब ये सरकारें सत्ता में आने से पहले चुनावी रैलियों में इसी तरीके की घोषणा करती हैं। 71 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आज देश की इस स्थिति में ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब एक और नारा आ गया है। क्या ये कर पाएंगी सरकारें या सिर्फ ये चुनावी वादे बन के रह जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट आई और 10 साल तक उन्होंने राज किया। और 10 साल की जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वो भूख है, गरीबी है, बेकारी है, उनके पूरे कार्यकाल से लेकर के और 2016-15 तक, 14-15 तक, मतलब पिछले 10 साल का भी उसमें कांग्रेस का भी शामिल है और 2014-15 का भी शामिल है। यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको एसडीजी बोलते हैं, उसमें उन्होंने 17 जो कंपोनेंट थे वो बनाए, घोषित किए और उन्होंने कहा कि किस तरह से भूख है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, पिछड़ापन है, क्लाइमेट चेंज के जो सवाल है, ये सारे उन्होंने मुद्दे उठाए और वे एक भयावह तस्वीर भारत के संदर्भ में तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। और गरीबी, अमीरी, तो ये सरकारें जो लगातार आती रही हैं, वो नारा लगाती रही है। घोषणा है, एक डुबकी पकड़ा दी। लेकिन जो खाई है गरीबी अमीरी के पर, वो शुरू से ही, चाहे वो 1971 कांग्रेस का शासन रहा हो, अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो योजनाएं बनी हैं, योजनाएं ऊपर से बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन जब उनका इम्प्लीमेंटेशन का जो एग्जीक्यूशन का जो चीजें आई हैं, वो एजुकेशन लेवल पर हमारी जो मशीनरी थी, किसी का भी सरकार रहो आजादी के बाद से अब तक, वो मशीनरी ग्रास रूट लेवल पर जो सही चीज है, जो जिनके लिए योजनाएं बन रही, उन तक उसका लाभ नहीं मिल पाया। इसी तरह खरबों रुपया, कई खरबों रुपया पानी में बह गया। और ऐसे आज वोटर को रिझाते रहे ये नेता चुनावी रैलियों में माइक से बोल आज जो है घूम फिर करके हम उसी बात पर आ रहे हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं यासिर जिलानी साहब का रुख करूंगी और उनसे जानूंगी कि अब ये जो घोषणा राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है, क्या 2019 में मंदिर वर्सेस रोटी होने जा रहा है? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की घोषणा कल राहुल गांधी ने अपनी एक रैली में कर दी। क्या माना जाए, ये मंदिर वर्सेस रोटी बनाने की कोशिश है राहुल गांधी की। जिस विषय पर सरकार पिछले 2 साल से गहन चर्चा कर रही थी, ये मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी ने बजट आने से एन पहले मार दिया। यासिर जिलानी साहब, क्या लग रहा है 2019 में रोटी वर्सेस मंदिर होने जा रहा है? क्योंकि गरीबों को साधने की बात राहुल गांधी ने कर दी है कल अपनी रैली में। वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये बात का सवाल है, ये वैसे ही है जैसे 15 लाख अकाउंट में आने थे। नहीं, देखिए 2019 का जो चुनाव है वो बिल्कुल विकास के ऊपर लड़ा जाएगा। रोटी और मंदिर को आप बिल्कुल अलग करके देखें। रोटी का जो मामला कल जो उन्होंने बड़ी बातें करके एक लॉलीपॉप जो देने का अंदाज हमेशा से आजादी के बाद 55 साल की सरकारों में कांग्रेस का रहा है, उसका एक उन्होंने मुजाहरा किया, वो उदाहरण बने। क्योंकि आप बताइए यूबीआई जो जिसकी बात कर रहे हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, कि हर के खाते में जाएगा पैसा, ऐसे तो आप सबको दे नहीं देंगे। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आ रहे हैं 97 करोड़ रुपए, वो इसमें कवर होंगे। सुन लीजिए, तो जो इस सरकार की योजना थी जनधन योजना, डीबीटी योजना, जिसका इन्होंने हमेशा से अगेंस्ट रहे कांग्रेस के लोग, जनधन योजना की खामियां निकालते रहे, तो क्या भारत के लोगों चुपचाप सुना था? जनधन योजना पे जब आपने सवाल उठाया था कि खाते कैसे खुल रहे हैं, तो आप बिना खाते खोले हुए ये बेसिक पैसा उन तक पहुंचा दिया। यासिर जिलानी साहब हम यही कह रहे हैं। एक मिनट यासिर जिलानी साहब, एक मिनट रुक जाइए। हम यही कह रहे हैं, मेरे पास समय की पाबंदी है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, मैं फिर आऊंगी ब्रेक के बाद आपके पास। हम सरकार ने याचिका दायर कर कहा है कि विवादित जमीन छोड़कर बाकी जमीन पर यथास्थिति हटाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में कहा है कि 67 एकड़ जमीन का सरकार ने अधिग्रहण किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। अर्जी में यह भी कहा गया है कि जमीन का विवाद सिर्फ 2.77 एकड़ का है, बल्कि बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है, इसलिए उस पर यथास्थिति बरकरार रखने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार चाहती है कि जमीन का कुछ हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को दिया जाए।
ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है केंद्र सरकार की तरफ से कि विवाद जो है वो सिर्फ 2.77 एकड़ का है, इसलिए बाकी की जो बची हुई जमीन है उस पर यथास्थिति की स्थिति को हटाया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, आज योगी सरकार कुंभ में कैबिनेट की बैठक करने जा रही है, डुबकी भी लगाएंगे। उधर केंद्र सरकार राम मंदिर को लेकर एक बड़ी मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है, तो जो साधु संतों का दबाव है कहीं ना कहीं उस पर ये टेम्परेरी रिलीफ की तरह देखी जाए इस अर्जी को। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रिलीफ है, खासतौर पे कुंभ में अगर हम देखें शोभना, तो पूरे दुनिया से साधु संत आए हैं और जिनकी सिर्फ एक मांग है कि राम मंदिर बनना चाहिए। इसको लेके वो धर्म संसद भी करने जा रहे हैं 31 तारीख को। उसके अलावा लगातार रोज मीटिंग बैठकें हो रही कि आखिर मंदिर का निर्माण का रास्ता कैसे प्रशस्त किया जाए। ऐसे में सरकार का ये दाव निश्चित रूप से ट्रम्प कार्ड हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो 2.77 एकड़ जमीन ही विवादित है। अगर हम विवादित जमीन को छोड़ भी देते हैं तो बहुत बड़ी लैंड होगी जिसमें बहुत भव्य मंदिर का निर्माण हो सकता है। अब सवाल यह है, ये देखना होगा कि आखिर कोर्ट इस पे क्या फैसला करता है। लेकिन सरकार ने एक ऐसी बात लोगों के सामने रखी है जिससे लोग कन्विंस होंगे, खासतौर पे शोभना साधु संत कन्विंस होंगे, क्योंकि उनको लगता था कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रही है, पहल नहीं कर रही है। लेकिन सरकार ये दिखाना चाहती है कि नहीं, उसके तरफ से प्रयास हो रहा है, पहल की जा रही है और शायद इसीलिए इतना बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और फिर हम आपका रुख करेंगे जैसे ही कोई अपडेट इस खबर पर हमें मिलेगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। रोहित चहल जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, शरद कोहली जी इकोनॉमिस्ट हैं, आतिकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर है, वो भी जुड़ेंगे, यासिर जिलानी साहब आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आते हैं, उमाकांत लखेड़ा जी सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से कल रैली में घोषणा कर दी, उसके बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया। शरद कोहली जी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं। शरद कोहली जी, घोषणा तो आपने सुनी ली, मनरेगा का फायदा कांग्रेस को सीधा सीधा मिला था 2009 में, तो उसी की कोशिश के रूप में इसको एक नई घोषणा के साथ वोट बैंक की राजनीति माना जा सकता है। हम आपसे समझना चाहते हैं एज ए इकोनॉमिस्ट, कितना फायदेमंद होगी और ये कितना नुकसानदेह होगी? देखिए शोभना, आपने मनरेगा की बात करी, तो मनरेगा के अगर आंकड़ों में हम जाएं तो 0.5% वो जीडीपी का कुल होता है। वो कोई इतना बड़ा अभी घात नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है। अब अगर ये इस प्रकार की स्कीम आती है तो उसके हम लाभ देख लेते हैं। मैं मध्य प्रदेश का जो पहले मैंने उदाहरण दिया था, जो 8 गांव में और करीब 1.5 साल तक मेरे ख्याल में एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें जो लाभ हुए थे मैं वो बता देता हूं। मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा, जो घटना घटी थी वो बता रहा हूं। उससे स्कूल की अटेंडेंस बढ़ गई थी, बच्चे स्कूल आने शुरू हो गए थे, बहुत सारे जो लेबर्स थे उन्होंने अपना काम शुरू करने की एक मुहिम चलाई थी, वो मोटिवेट हो रहे थे अपना काम करने के लिए। तीसरा, उनके घर में जो एक स्ट्रेस था, रोटी कपड़े को लेके जो स्ट्रेस था, वो स्ट्रेस कम हुआ था। तो देखिए जो लाभ है और जिसकी वजह से किसानों की हम आत्महत्या देखते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि उसको घर में देखता ये भी तो था कि लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी, जिनको फायदा मिलना चाहिए था वो कुछ एक सेंट्रलाइज्ड हो गया था, जो ठेकेदार थे उनके कंट्रोल में आ गया था। मैं शोभना इसी पे आ रहा हूं कि अब देखना यह होगा कि आप किस तबके को इसमें लेंगे। अगर आप जो आपने अभी बात करी थी फूड सिक्योरिटी की, जिसमें करीब 75% 97 करोड़ लोग आते हैं, अगर आप उनको लेके चलेंगे तो ये जीडीपी का 5% करीब हो जाता है। अगर आप उनको नहीं लेते, आप बिलो पॉवर्टी लाइन जाते हैं, तो आप 25-30 करोड़ के बीच में लोगों की बात कर रहे हैं। अब हम इसका नुकसान देखते हैं। सबसे बड़ा, और मुझे लगता है एक ही नुकसान इसका होता है कि थोड़ा यह आलस की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, क्योंकि जिसको मुफ्त में पैसा आना शुरू हो जाता है वो ये सोचने लगता है कि इसमें काम अब क्या काम करके क्या करना है, इसी पे गुजारा कर लेते हैं। 1000 रुपए आपको लगता है पूरे महीने में इस महंगाई के दौर में? पर जिसको शोभना कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, अगर उसको 3000 छोड़ 1000-1500 भी आता है, वो कोशिश करता है। एक चीज और समझना चाहेंगे, जो राहुल गांधी ने कल घोषणा करी है वो पर हेड की बात करी है, पर फैमिली की? देखिए यही मैं चाहूंगा कि खुलासा किया जाए कि किस जनसंख्या को टारगेट कर रहे हैं और कितना अमाउंट टारगेट कर रहे हैं, ये भी देखना जाएगा। देखिए मैं इसके हल पे भी सीधा आ जाता हूं, क्योंकि आपने फायदे नुकसान की बात करी। इसका हल ये है, एक अच्छा कदम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बीजेपी भी इसकी बात कर रही है, परंतु ये टारगेटेड ट्रांसफर होना चाहिए, ये सिलेक्टेड लोगों को। और ये क्योंकि जैम ट्रिनिटी एक शब्द आता है जिसमें जनधन, आधार और मोबाइल आता है, जिन लोगों के पास ये 3 चीजें हैं,
आप उनको ढूंढ के, जिन लोगों के पास बिल्कुल कुछ नहीं है, आजकल हैरानी की बात यह है कि खाने को नहीं है, परंतु मोबाइल और जनधन अकाउंट उसके पास जरूर होता है, तो उन लोगों को टारगेट कर, अगर ये टारगेटेड ट्रांसफर करा जाए, मैं समझता हूं अच्छा एक कदम होगा। और मैं फिर ये बात पे दोहराना चाहूंगा कि सब्सिडी को हटा के इसको लाना चाहिए, मुझे लगता है लोगों को इसका ज्यादा फायदा पहुंचता है। लखेड़ा जी, 2019 के लिए कांग्रेस के लिए ये वही मास्टर स्ट्रोक साबित होगा जो 2009 में मनरेगा साबित हुआ था। कहीं ना कहीं किसानों को जिस तरीके से आते ही 10 दिन के अंदर कर्ज माफी दे दी, अब ये बड़ी घोषणा कर दी, अब चाहे बीजेपी इसको ले आए अपने बजट में, लेकिन क्रेडिट पूरा कांग्रेस लेके जाएगी। देखिए, मैं थोड़ा सा इसके दो पार्ट, क्योंकि अब 2 महीने में बीजेपी इसको इम्प्लीमेंट तो कर नहीं पाएगी। देखिए, मैं थोड़ा सा 2 पार्ट में ये समझाने की कोशिश करूंगा आपके दर्शकों को कि मिल्टन फ्राइडमैन जो नोबेल विजेता थे, उन्होंने इस थ्योरी को इजाद किया था, अमेरिका के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने एक सोशल, जो उसको कहते हैं सोशल इकोनॉमी के तौर पर सामाजिक न्याय की बात जो टारगेटेड, जैसे अभी इकोनॉमिस्ट आप बता रहे हैं कि टारगेटेड लोग हैं वो कैसे, उसमें उन्होंने एक इजाद किया था कि एक और चीज इजाद की थी जिसमें मार्टिन लूथर किंग ने भी इस चीज को आगे बढ़ाया था, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स में जो नेगेटिव इनकम टैक्स की एक नई कॉन्सेप्ट दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति है, आप तो कोई टैक्स, आपको जितनी भी आपकी वेलफेयर स्कीम चल रही है, मुझे लग रहा है कि 150 के करीब भारत में इस समय वेलफेयर स्कीम चल रही है। नहीं, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या 2019 के लिए कांग्रेस के लिए ये मास्टर स्ट्रोक से जल्दी देखिए ऐसा है कि जो 1 फरवरी को बजट तैयार हो रहा है, उस बजट की तैयारी के पहले कांग्रेस ने निश्चित रूप से एक मास्टर स्ट्रोक, अब अगर ये बजट में ले भी आते हैं इस पर विजन अपना, तो कांग्रेस ये कहेगी कि क्योंकि हमने घोषणा कर दी इसलिए इन्होंने बजट में शरीक कर लिया। अतिकुर रहमान साहब, नेशनल इंटरेस्ट में मुझे लगता है जो राष्ट्रीय हित में है, इसलिए इसको पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं लेना चाहिए। अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए अच्छा, तो उसका स्वागत होना चाहिए। अगर कांग्रेस अच्छी बात करे उसका भी स्वागत होना चाहिए। तो लेकिन एक ये बड़ी भारी स्कीम है, ये कांग्रेस और बीजेपी का मान करके इम्प्लीमेंटेशन जमीन पे कुछ होता नहीं है, ये टारगेटेड होनी चाहिए। जानता है कि बड़ी बड़ी योजनाओं की बात की जाती है, जो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट इस पर। अतिकुर रहमान साहब, आप चर्चा में थोड़ा सा देर से हमसे जुड़े हैं। राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की उन्होंने बात कर दी है कि हर गरीब, कोई गरीब अब भूखा नहीं सोएगा। क्या माना जाए कि 2019 में मंदिर वर्सेस रोटी का मुद्दा खड़ा कर दिया है कांग्रेस ने बीजेपी के सामने? नहीं शोभना जी, देखिए मैं कल बहुत सारी चर्चाएं सुन रहा था, उसमें जो फॉर्मर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने इसको मना किया कि ये कोई यूनिवर्सल स्कीम नहीं है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये दावा किया है कि ऐसी स्कीम कांग्रेस लाने की सोच रही है जिसमें कोई भारतीय भूखा ना सो पाएगा। हाँ। तो देखिए, इसको जोड़ना मंदिर से, इसको जोड़ना किसी और चीज से, ये मैं नहीं समझता हूँ कोई समझदारी वाली बात। समझदारी क्यों नहीं है? गरीब हिंदू अब मंदिर के ऊपर वोट देगा कि रोटी के ऊपर देगा, ये बताइए। क्या है वो 10% गरीब हिंदू? अतिकुर रहमान साहब, सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि गरीब हिंदू अब मंदिर पर वोट देगा कि रोटी पे वोट देगा? कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मंदिर के मुद्दे को डायल्यूट करने की कोशिश की है। आऊंगी रोहित जी आपके पास। हाँ, रोटी पे वोट देगा, मंदिर पे वोट नहीं देगा। शोभा रोहित जी फिर मुझे ब्रेक लेना है, 10 सेकंड में अपनी बात करिए। हाँ, कि ये जो एक पूरा दिखाया जा रहा दुर्भाग्य इस चीज का है कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं बोल रही कि 4 पुश्तों ने क्या किया, और बड़ी बात यह है कि रोटी और आप मंदिर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? 5 साल यहाँ पर प्रधानमंत्री जो भी आएगा या कुछ भी होगा, गरीबी हटनी चाहिए, वो किसी के घर में भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जो गरीब है उसको गरीबी से बाहर निकलना चाहिए। मोदी सरकार से बात कर रही है। अरे मोदी सरकार ने किया, 4 पुश्तों ने क्या इस बात का जवाब दिया? गरीबों की गरीब गरीबी सच्चाई सुन लीजिए, दूसरे की बात कोई काम नहीं हुआ। कम से कम राज परिवार ने राज सही बात के अंदर आज गरीब प्रधानमंत्री। अब आप दोनों प्रवक्ता जो है कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी, सच्चाई सुन लीजिए कि आप लोगों ने पिछले 70 साल में कुछ किया नहीं, और उसी का नतीजा है कि देश में गरीबी उसी कदर पैर फैलाई हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए इंडिया। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर राहुल गांधी ने कल जो ट्रम्प कार्ड चला है उससे सियासी हंगामा जरूर खड़ा हो गया। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। रोहित जी, 2019 में रोटी बनाम मंदिर कांग्रेस ने मुद्दा उठा दिया है, अब गरीब हिंदू मंदिर को वोट देगा
या रोटी को देगा, ये आप इंतजार रहेगा। जो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, देश का सभी नागरिक सबके साथ सबका विकास के साथ मोदी जी को वोट देंगे, क्योंकि मोदी जी ने डेवलपमेंट की है। गरीब के घर पे सुनिए, नहीं बिल्कुल विकास में बिल्कुल हो रहा है। जब 2 करोड़ गरीबों को आवास योजना के तहत आवास दिए गए हो, जनधन खाते खुलवाए गए हो 33 करोड़ लोगों के, इतना ही नहीं, आप ये देखिए आज 9 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बनवाने का काम हो, आज 27 किलोमीटर जहां 12 किलोमीटर सड़कें बनती है 27 किलोमीटर सड़कें बनवाने का काम हो रहा है। आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस, 30,000 रुपए कांग्रेस पार्टी देती थी, आज 5 लाख रुपए परिवार को देने का काम मोदी सरकार ने किया है। एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके मैंने कहा आरक्षण देकर एक सबको अधिकार दिया है, सबको बराबर का सम्मान देने का काम, जो गरीब था किसी भी जाति था, उस चाहे धर्म का, उसको अधिकार दिया है कि हाँ उसको बराबर का मौका देने का काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस ने सिर्फ वादे किए हैं, वादों को पूरा आज तक नहीं किया। किसानों से लेकर गरीब तक कोई भी गरीबी नहीं थी। मंदिर तो बनने जा रहे हैं, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। बढ़िया मंदिर आप बनवा मैं आपको बताऊंगी, जिसका आप देखिए, आप इतनी शानदार तरीके से डिबेट करती हैं। आपने भाषण देखा राहुल गांधी जी का, पहली बात उन्होंने जो जनता से मुखातिब जब होते हैं तो झूठ बोलते हैं। उन्हें दुनिया का इतिहास और भूगोल भी थोड़ा सा ज्ञान ले लेना चाहिए, जो लोग उन्हें लिख के देते हैं। देखिए ऐसे मैसेज नहीं दे सकते। अरे आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि पूरे दुनिया का नंबर 1 स्कीम है, पूरे दुनिया में पहली बार बताया जा रहा है। अरे और आप ये कह रहे हैं आप मुझे समझाएंगे जो बात उन्होंने कही है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। और क्या तरीका होगा, क्या तरीका होगा, अच्छा एक बात बताइए, मंदिर के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? आप अपने झूठ को खत्म कीजिए, आप बताइए मंदिर के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? अब देखिए आपके सामने आ गई सरकार लेके आ गई, जो सरकार मंदिर वही बनवाएंगे, मंदिर वही बनेगा, हमें मंदिर निर्माण होगा। आज देख लीजिए ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये तो बढ़िया हो जाएगा। मंदिर उसी स्थान पर बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा। कांग्रेस पार्टी भी राम जी का अस्तित्व पर सवाल उठा ले, कपिल सिब्बल जी छाती पीट ले कि मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, 19 तक सुनवाई देश का दर्शक उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर की शुरुआत हो रही है। सरकार ने आज कोर्ट में कहा गरीबों की बात बनना चाहिए और मंदिर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी बनवाएगी, साधु संत बनवाएंगे और गरीबी भी हटने सरकार करेंगे। सुन लीजिए रोहित जी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू नहीं हुई। सुनवाई होगी, मंदिर के पक्ष में निर्णय आएगा और सरकार ने वो लैंड है, देखिए आज का वो लैंड है सुनवाई पे नहीं कि पॉजिटिव है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या बनना चाहती है? अब रुक जाइए, मंदिर बनवाना चाहती है यासिर जिलानी साहब, 2007 के अंदर कोर्ट के अंदर हलफनामा देते हैं। रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए, इतना जोश अति उत्साहित मत होइए। हमारे प्रभु अजय जी, ये आज केंद्र सरकार ने अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है कि जो बाकी की जमीन है जिस पर कोई विवाद नहीं है वो हिंदू संगठनों को दे दी जाए। मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं बीजेपी का भी है। जिस आप स्कीम की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की, उसके ऊपर मंदिर का मुद्दा भारी पड़ जाएगा 2019 में। तो आपने रोटी की जंग जरूर छेड़ी है, लेकिन लग रहा है कि ये फायदा पहुंचाएगी। आप ये बता दीजिए, मंदिर चाहते बनवाना नहीं चाहते? अब रुक जाइए, अब सुनने दीजिए, बोलिए। 35 साल से जिस तरह से मंदिर के नाम पे सत्ता की राजनीति, सत्ता की चाशनी चूसने का इन लोगों ने, अरे आपने तो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया सर, आपने तो 2007 के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया। एक कर बोलेंगे ना तो दर्शकों का समय नहीं खराब होगा, उनको सुन लेते फिर आपके पास में। जिस तरह से लगातार कर रहे हैं, आपका अभी जो वहाँ पे रिपोर्टर है उन्होंने क्या कहा कि भाजपा जो है फिर से एक प्रयास कर रही है संतुष्ट करने का। हम प्रयास कर रहे हैं मंदिर को बनवाने का, और भारतीय जनता पार्टी कट्टीबद्ध है। जिस स्थान पर राम लला का जन्म हुआ है उस स्थान पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। चलिए, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय स्थान पर बनेगा, व्यक्तिगत के इशारे पर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पहली बार राम मंदिर पे बोला किसी कांग्रेसी। रुक जाइए, मेरे पास समय इतना ही है। पहली बहस खत्म करने का समय आ गया है, पहली बहस खत्म करने का समय आ गया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।